तो आज अपन कर रहे हैं सेबी रेगुलेशंस का। लास्ट जो रेगुलेशंस अपना रह गया था उसका नाम है सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। ठीक है, तो ये बेसिकली 2018 में आया था। ठीक है, आखिर सबसे पहले ये अपन को जानना जरूरी है कि आखिर अपन को इस रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, आखिर इसका क्या काम था जिससे सेबी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, सेबी ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए ये रेगुलेशन बनाया गया था। तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लाना है या एफपीओ लाना है, ठीक है, राइट इशू करना है, बोनस इशू करना है, तो ये उससे रिलेटेड उस काम के लिए ये सेबी ने रेगुलेशन बनाया था। ठीक है, कल को कोई कंपनी आईपीओ लाएगी, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाएगी, ठीक है, लोगों से पैसे इकट्ठा करेगी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, तो आखिर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी, उसके लिए ये रेगुलेशन बनाया गया है। सबसे पहले अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इशू। उसके अंदर अपन को बता रखा है पब्लिक इशू। ठीक है, तो पब्लिक इशू अपन जैसा कि जानते ही हैं, ठीक है, एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर जानते ही हो, ठीक है, अगर कंपनी लिस्ट होना चाहती है, ठीक है, अभी तक कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी और अब कंपनी के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहती है और लोगों से पैसा रेस करना चाहती है, तो वो लाती है आईपीओ। ठीक है, और एफपीओ क्या होता है, कंपनी को और पैसा चाहिए सब्सिक्वेंट ईयर, एक बार कंपनी लिस्ट हो गई उसके बाद कंपनी को और पैसा चाहिए फ्रॉम पब्लिक, तो कंपनी लाती है एफपीओ। ठीक है, उसके बाद अपन राइट इशू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी इंटर में। ठीक है, कंपोजिट इशू एक नया टर्म है। ठीक है, कंपोजिट इशू क्या होता है, जब भी कंपनी आईपीओ लाती है, ठीक है, तो उसके साथ जो भी अभी तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको राइट इशू का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दोनों होता है, पब्लिक इशू प्लस राइट इशू होता है। ठीक है, कंपनी पैसा कंपनी आईपीओ ला रही है तो पब्लिक इशू हो जाएगा, और राइट इशू जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये राइट इशू का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, बोनस इशू ऑलरेडी अपन जानते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन उनको एक और शेयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में दो कैटेगरी आती है, एक आता है प्रेफरेंशियल इशू और एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है, जो बोनस इशू नहीं होता, राइट इशू नहीं होता, वो प्रेफरेंशियल इशू में आ जाता है अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये भी ऑलरेडी अपन सी एंटर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा चैप्टर उतना ही बताऊंगा जितना अपन ले लिए एसपीएम पर्पस एग्जाम पर्पस से जितना ओरिएंटेड रहेगा उतना ही बेटर रहेगा। अदरवाइज ये चैप्टर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी कंडीशंस बता रखी है, तो जितना मेरे को लगा एग्जाम पर्पज से सफिशिएंट है उतना मैंने इसको कवर किया है। ठीक है, और एक आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स इशू करे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हो, इसका एग्जांपल है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का एलआईसी, आप देख सकते हो। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही इनफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स आएगी, अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहोगे तो पूरा ये अपने आप में 35 आवर्स का ये रेगुलेशन है। ठीक है, तो इतना अपने पास टाइम नहीं कि 35 आवर्स अपन सिर्फ इसी चैप्टर को कवर करें। ठीक है, रियल लाइफ में आप देखोगे तो इस पर इस रेगुलेशंस पर ही, इस रेगुलेशन को अगर आपको डिटेल में समझना है, हर एक टर्म को डिटेल में समझना है, तो उसके लिए 35 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो जितना अपने एग्जाम पर्पज से सफिशियंट है मैं आपको उतना ही टर्म्स बता रहा हूँ। ठीक है, एक अब दो टर्म्स आ रही है, एक आ रहा है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अंडरराइटर अटेम्प्ट टू डिटरमाइन प्राइस फॉर एन आईपीओ। किसी भी आईपीओ की प्राइस को डिटरमाइन करना है कि भाई इसकी क्या रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अंडरराइटर क्या करता है, उस कंपनी का देखता है कि इसका भैया डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है मार्केट में, तो उस हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग। ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि प्राइस को कंट्रोल में रखने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है, विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ आईपीओ एफपीओ विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, अब मान लो कंपनी का शेयर आज लिस्ट हो गया, ठीक है, मेन बोर्ड पर है, तो अब उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अलॉटमेंट क्या होता है, अब मान लो कंपनी की सब लोग शेयर को बेच ही रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो शेयर का प्राइस बहुत कम हो जाएगा आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर प्राइस आज लिस्ट हो गया, अब कल से लोग सारे लोग बेचने लग गए, तो उसका एकदम डिमांड सप्लाई बिगड़ जाएगा। तो एक जना के अंडर राइटर क्या करते हैं, ये ऑप्शन उसको उसके पास होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ लिस्टिंग, वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि
उसके पास एक 15% का मार्जिन होता है, ठीक है। 15% ऊपर भी होता है, 15% नीचे भी होता है। इन द सेंस कहूँ तो अगर मान लो सब लोग शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, ये प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। यानी कि डिमांड ज़्यादा हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और सप्लाई एकदम कम है, तो वो उसको कंट्रोल करता है। वो अपने शेयर, जो अंडर राइटर होता है वो 15% उसके पास होते हैं कंपनी को शेयर, तो वो उसको बेच देता है। और जब ऐसे उल्टा अपोजिट कंडीशन होती है तो वो शेयर को बाय कर लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब भी कंपनी का शेयर लिस्ट होता है तो उसके बाद एकदम से वो प्राइस कंट्रोल में रहता है, ठीक है। कई बार आप देखते होंगे कि आईपीओ आ गया, ठीक है, कंपनी उसका लिस्टिंग भी हो गया, तो उसके बाद एकदम से शेयर बहुत थोड़ा सा ही गिरता है, आपने नोटिस करा होगा, थोड़ा सा गिरता है, ठीक है। तो वो इसलिए गिरता है क्योंकि वो ग्रीन शो ऑप्शन होता है अंडर राइटर के पास, वो क्या करता है, अपने शेयर जो भी उसके पास 15% होते हैं तो वो उसको बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है। वो इतना मार्जिन लेके चलता है ताकि कंपनी के शेयर की वैल्यू नहीं बिगड़ जाए, ठीक है। मान लो 100 रुपीज़ का शेयर है तो उसकी 50% ही कीमत रह जाएगी अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो। या फिर 100 का एकदम से 200 हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए प्राइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन। ये रेगुलेशन किस किस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। आईपीओ, एफपीओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, आईपीओ, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, राइट इशू, ठीक है। अगर उनका राइट इशू के लिए कब है, जब उनका इशू साइज 50 करोड़ और मोर है। प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू इन केस ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसर्च, बोनस इशू लिस्टेड, तो इन सब पर एप्लीकेबल है। ज़्यादा रिलेवेंट अब आगे आएगा, ठीक है। आईपीओ ऑन मेन बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले ये आ सकता है रेफरेंस डेट। क्या होता है रेफरेंस डेट? ये होती है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जिस दिन कंपनी ने ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करा सेबी प्लस आरओसी को, उसको अपन बोलते हैं रेफरेंस डेट। नॉट एलिजिबल फॉर आईपीओ, अब आपको कंडीशन बताएंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है, फिर आगे अपन देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो पहले अपन देख रहे हैं कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है। पहला, डिबार्ट फ्रॉम असेसिंग सिक्योरिटी मार्केट बाय बोर्ड। मान लो कंपनी की इशूअर, डायरेक्टर, प्रोमोटर को बैन कर रखा है सेबी ने कि वो नया आईपीओ नहीं ला सकते, तो फिर वो लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या फिर वो विलफुल डिफॉल्ट है या फिर फ्रॉडुलेंट बायर की कैटेगरी में आ गए तो भी नहीं आ सकते, या फिर वो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ठीक है, तो भी वो एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट के लिए बोल रखा है रेस्ट्रिक्शंस नॉट अप्लाई डिबार्ट पीरियड ओवर, ठीक है। मान लो उनको 5 साल के लिए बैन करा था किसी डायरेक्टर को कि वह आईपीओ वगैरह ये कंपनी नहीं ला सकती, तो जब उनका 5 साल ओवर हो जाएगा तो उसके बाद वो ला सकते हैं। ये नोट में दे रखा है। डी पॉइंट, और अगर कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है या फिर एनी राइट विद एनी पर्सन विद एनी ऑप्शन ऑफ रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूअर, तो भी कंपनी एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर इस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान उसका केस है तो भैया कंपनी आईपीओ ला सकती है, या फिर फुल्ली पेड आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, यानी कि सिक्योरिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन अ बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज रेड हायरिंग, कंपनी जब रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी उससे पहले ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आईपीओ ला सकते हो 2 कंडीशन में। अदरवाइज इन 4 में हो गए तो नहीं ला सकते। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी, अब आप कब एलिजिबल हो गया आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। कोई सी भी कंपनी कब आईपीओ ला सकती है? पहला, जब उसके नेट टेंजिबल एसेट्स कम से कम 3 करोड़ रुपए के होने चाहिए। 3 करोड़ रुपए कैसे कैलकुलेट करोगे? रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। कंसोलिडेटेड यानी कि होल्डिंग सब्सिडी सबको मिलाकर, रीस्टेटेड यानी कि कोई एरर रह गई थी तो उसको रेक्टिफाई करके ये कैलकुलेट करना है। इन ईच ऑफ अ प्रेसिडिंग 3 फुल ईयर्स, यानी कि लास्ट 3 पूरे साल यानी कि 12 महीने के। ऐसा नहीं कि कंपनी 1 अगस्त को चालू हुई तो पूरे 12 महीने काउंट करेंगे जब भी अपन ये 3 ईयर्स देखेंगे तो। ऑफ विच मोर देन 50% शुड नॉट बी हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट, यानी कि 50% से ज़्यादा पैसा मॉनिटरी एसेट में यूज़ नहीं होना चाहिए। इसका भी एक्सेप्शन है। अगर कंपनी ने ये कमिटमेंट कर दिया कि वो एक्सेस मॉनिटरी एसेट बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहती है या फिर आईपीओ एंटायरली तो ऑफर फॉर सेल है, ठीक है, तो कंपनी एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एक और कंडीशन है, अपन ने ए पॉइंट की देखी थी भैया नेट टेंजिबल एसेट्स की। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम 15 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स।
नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम 1 करोड़ होनी चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स कौन से हैं? पूरे 12 महीने के, ठीक है। डी, चेंज नेम विद इन लास्ट 1 ईयर। अब भैया नाम चेंज हुआ है कंपनी का विद इन लास्ट 1 ईयर, तो फिर क्या होना चाहिए? तो देखेंगे भैया मिनिमम 50% रेवेन्यू अर्न होना चाहिए उस न्यू नेम से, ठीक है, इन ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, ठीक है। यानी कि कंपनी ने नाम चेंज करा है तो क्यों करा, ठीक है, उसके पीछे कोई जेन्युइन कारण होना चाहिए कि हाँ भैया उसका 50% से ज़्यादा या 50% उसको रेवेन्यू उस नाम से मिला है। एक्सेप्शन, इसके भी कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर रिफंड कर देंगे और फुल सब्सक्रिप्शन इफ फेल्स टू डू सो, ठीक है। तो अभी अपन आईपीओ का केस देख रहे हैं, बाद में अपन एफपीओ का देखेंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर। थर्ड पॉइंट में बता रखा है स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स अगर इशूअर ने इशू करे तो फिर कंपनी तभी आईपीओ ला सकती है जब नेटवर्थ ऑफ स्पेशल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट मोर देन 1000 करोड़, ठीक है। यानी कि स्पेशल राइट्स शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उनकी नेटवर्थ अगर मोर देन 1000 करोड़ हुई तो फिर स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी या फिर आईपीओ नहीं ला सकती, ठीक है। इनकी देखनी है नेटवर्थ, ठीक है। 3 कंडीशन और है। ये जो स्पेशल राइट शेयर्स है वो सिर्फ प्रमोटर फाउंडर जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है उनको ही मिलने चाहिए, ठीक है। और ये इशू ट्राई टू फिलिंग अप ड्राफ्ट ऑफ रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस एंड हेल्ड एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने के लिए हेल्ड करने चाहिए। और वोटिंग राइट्स इस रेशो में होना चाहिए, मिनिमम 2:1 से लेकर मैक्सिमम 10:1 के रेशो में हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में जनरल कंडीशंस बता रखी है। पहला, ऑल स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रोमोटर्स आर इन डीमेट फॉर्म, जितनी भी प्रोमोटर के पास स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है वो डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड, पार्टली पेड सिक्योरिटीज, जो भी पार्टली पेड है या तो उसको फॉरफिट कर दो या फिर उसको फुल्ली पेड अप कर दो, ठीक है। बी पॉइंट में बता रखा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का अमाउंट, ठीक है, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसका डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। सी पॉइंट में बता रखा है 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 35% हो सकता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या 25% था, ठीक है, यहाँ 35 है। इसके साथ में एक और कंडीशन है, अगर कंपनी का इंटेंशन एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट करना है टारगेट कंपनी को तो भाई वो 35% रख सकती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, ठीक है। एडिशनल कंडीशंस बता रखी है। फिफ्थ पॉइंट में ऑफर फॉर सेल ओनली दो शेयर्स कैन बी सोल्ड अंडर OFS विच हैव बीन हेल्ड बाय सेलर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू फिलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ऑल्सो मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। होल्डिंग पीरियड बता रखा। अब कुछ केसेस में एक्सेप्शन में 1 ईयर रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। पहला, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या फिर वो ऐसी स्कीम में अप्रूव्ड हुए हैं, ठीक है, जिसको अप्रूव कर दिया हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो चलेगा, तो फिर 1 ईयर की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बोनस शेयर्स इशूड OFS। बोनस शेयर्स इशूड फॉर शेयर शैल बी हेल्ड फॉर मिनिमम ईयर, ठीक है। यानी कि जिस शेयर पर बोनस मिला है उसको कम से कम 1 ईयर तक होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एंड वारंट्स, ठीक है। इसमें बता रखा है अगर कंपनी कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहती है एंड वारंट्स तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है? हाँ भैया, कंपनी उसके लिए लिस्ट करा सकती है अपने डिबेंचर को, ठीक है। भले ही कंपनी इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करे, ठीक है, पर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उनके पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पर या फिर प्रिंसिपल फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ से ज़्यादा, ठीक है। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए 6 मंथ से ज़्यादा। एडिशनल कंडीशंस बता रखी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको ऑब्टेन करना है एटलीस्ट 1 क्रेडिट रेटिंग आपको ऑब्टेन करनी है। 1 डिवेंचर ट्रस्ट पॉइंट होना चाहिए। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होना चाहिए। अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट करा अपने एसेट पर तो देखना है भैया इंश्योर दैट सच एसेट आर फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस और सफिशिएंट टू डिस्चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। जनरल पॉइंट्स बता रखे हैं, मुझे नहीं लगता भैया इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर कंपनी डिवेंचर इशू करना चाहती है फॉर फाइनेंस पर्पस तो भैया कंपनी किसी को भी इशू नहीं कर सकती जो नॉट टू इशू टू एनी पर्सन हु इज पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप कंपनीज, ठीक है। पीरियड ऑफ इशू 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सच इशू, यानी कि 18 मंथ से कम चलेगा, ठीक है, 18 महीने तक
चलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इशू ऑफ वारंट्स बता रखा है रेगुलेशन 30 में, अगर कंपनी वारंट्स इशू करना चाहती है तो मैक्सिमम 18 मंथ्स के लिए कर सकती है। प्राइस फार्मूला स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा विद इन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, फिर सच वारंट्स फॉरफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें जनरली टाइम पीरियड बता रखा है तो मैंने उसमें नहीं कवर करा है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी बुक ICA मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो, पर वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब कई बार क्या होता है, कंपनी IPO लाती है, ठीक है, और जो कंपनी के प्रमोटर है वो जब भी कंपनी लिस्ट होगी तो वो अपना सारा शेयर होल्डिंग उसमें सेल करके भाग जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। सेबी ने रूल बना रखे हैं, प्रमोटर को इतना मिनिमम अमाउंट तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल उनको होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो 20% से कम कर दें तो फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 10% कर सकते हैं पोस्ट इशू कैपिटल का, ठीक है। If an issuer does not have identifiable promoter then this requirement not apply। उसके बाद अपन देख लेते हैं, इन केस प्रमोटर हैज टू सब्सक्राइब टू इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टुवर्ड्स मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, द अमाउंट शैल बी हेल्ड इन एस्क्रो अकाउंट विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जनरल पॉइंट है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। अब कुछ लॉक इन पीरियड बता रखा है प्रमोटर के लिए, कितना बता रखा है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के केस में जिस दिन IPO आता है उसके 18 मंथ, वहाँ तो आपको बता रखा था 20%, वो तो था मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। या टाइम पीरियड बता रखा है कम से कम 18 महीने के लिए होल्ड करना है प्रमोटर को, ठीक है। ये प्रमोटर का केस है। ये मेजॉरिटी इशू प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग OFS टूवर्ड्स कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए तो लॉक इन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स, ठीक है। मेजॉरिटी जो भी IBA से पैसा आएगा वो कैपेक्स में जाने वाला है, तो फिर लॉक इन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं ज़्यादा इन एक्सेस और मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना था 20%, उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो वो जितना ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं उसके लिए लॉक इन पीरियड रहेगा 6 मंथ, ठीक है। इफ़ इशू फॉर कैपेक्स देन 1 ईयर लॉक इन पीरियड रहेगा, ठीक है। स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, जब तक वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते, या फिर पीरियड स्पेसिफाइड इन फर्स्ट कैटेगरी अबाउ, इनमें से जो भी लेटर होगा वो इनका लॉक इन पीरियड माना जाएगा। अब सेकंड कैटेगरी में आपको सेकंड पॉइंट में बता रखा है लॉक इन पीरियड कितना रहेगा अदर देन प्रमोटर के लिए, ठीक है। तो एंटर प्री इशू कैपिटल लॉक्ड इन फॉर 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के लिए आप बेच नहीं सकते, ठीक है। प्री इशू कैपिटल को जितना आपके पास है उसको 6 मंथ के लिए होल्ड करना है, जब IPO आ जाए उसके बाद। 3 लोगों का एक्सेप्शन दे रखी है, एम्प्लॉयज़ लोग बेच सकते हैं, ESOP ट्रस्ट, वेंचर कैपिटल, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल, उनके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं बता रखा। थर्ड पॉइंट में बता रखा है पार्टली पेड सिक्योरिटीज़ है तो उनके लिए लॉक इन पीरियड है 3 ईयर्स। फोर्थ में बता रखा है सर्टिफिकेट, अगर आप सर्टिफिकेट के लिए लॉक इन मतलब सर्टिफिकेट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू लॉक इन, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है सर्टिफिकेट। प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, अगर कंपनी प्लेज करना चाहती है, ठीक है, जो लॉक्ड इन उस पर प्लेज अलाउ है, ठीक है, एक्सेप्ट स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स, उस पर प्लेज जो लॉक्ड इन सिक्योरिटीज़ है उस पर प्लेज करना अलाउ नहीं है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड लॉक्ड इन सिक्योरिटीज़, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो क्या जो स्पेसिफाइड लॉक्ड इन सिक्योरिटीज़ है, तो प्रमोटर प्लस अदर देन प्रमोटर के लिए ट्रांसफरेबल है एक्सेप्ट स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। 7th पॉइंट आता है प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है, तो एक तो अपन ने देखा था बुक बिल्डिंग इशू, ठीक है, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इसमें अपन देखते हैं। और फिर एक होता है फिक्स प्राइस इशू, इसमें प्राइस मेंशन कर दी जाती है और प्राइस बैंड बता दिया जाता है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटरमाइन द प्राइस एट अ लेटर डेट बिफोर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद ROC, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बता रखा है कैप ऑन प्राइस बैंड प्लस कूपन रेट फॉर कन्वर्टिबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स 120% ऑफ फ्लोर प्राइस, ठीक है। 120% या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फ्लोर प्राइस 100 रुपीज़ का है तो कैप ऑन प्राइस बैंड कितना हो सकता है, ठीक है। मान लो फ्लोर प्राइस है 100 रुपीज़ का,
तो कैप ऑन प्राइस बैंड कैप कितना हो सकता है 120 का, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ 120 या उससे कम होगा तो चलेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड द कैप प्राइस शुड बी एटलीस्ट 105% ऑफ लो प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम इतना बता रखा, मैक्सिमम इतना बता रखा है, आप एमसीक्यू पर्पज से याद कर सकते हो। फ्लो प्राइस और फाइनल प्राइस शुड नॉट बी लेस देन फेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। जो भी फ्लो प्राइस है वो फेस वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बता रखा है, इफ इशूअर डज नॉट डिस्क्लोज फ्लो प्राइस और प्राइस बैंड इन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देन ही शैल अनाउंस द सेम at least 2 days prior to opening of issue in newspaper in which pre-issue ads were released, ठीक है। तो अगर इशूअर ने डिस्क्लोज नहीं करा जो भी फ्लो प्राइस था, प्राइस पॉइंट था इन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, तो फिर उसको अनाउंस करना पड़ेगा कम से कम 2 दिन पहले प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू इन न्यूज़पेपर, ठीक है, इन विच प्री इशू एड्स वर रिलीज। नेक्स्ट पॉइंट है इशू कंडीशन एंड प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा पब्लिक इशू में बी ओपन विद इन 12 months फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय सेबी, ठीक है। पब्लिक इशू, इसका क्या मतलब हुआ, इशू कंडीशन एंड प्रोसीजर। इसमें ये बता रखा कि सेबी ने आपसे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, कि अब क्यों आईपीओ ला रहे हो वगैरह, ये सारी सेबी ने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर लिया कंपनी से, ठीक है। तो अब क्या करता है सेबी, क्या करता है एक ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट देता है आपको, ठीक है, और उसके विद इन 12 months के अंदर आप आईपीओ ला सकते हो, ठीक है। ये बता रखा है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और ये आईपीओ मिनिमम 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहना चाहिए और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए हो सकता है ओपन, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, मिनिमम 90% ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ का ला रहे हो, ठीक है, तो कम से कम 90% लोग तो, मतलब 90% लोग तो उसको सब्सक्राइब करने ही चाहिए मिनिमम। अगर नहीं करे तो फिर आपको मनी रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस बैंड, ठीक है, एक्सटेंड इशू बाय मिनिमम 3 वर्किंग डेज। अगर चेंज होता है प्राइस बैंड में तो आप भैया एक्सटेंड कर सकते हो इशू मिनिमम 3 वर्किंग डेज में। ये चैप्टर उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगा जो इससे रिलेटेड आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ देखते होंगे, ठीक है। फिफ्थ है मैनर ऑफ कॉल्स। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी कब तक आपको रिसीव हो जानी चाहिए, 12 months के अंदर, ठीक है। 6 पॉइंट में बता रखा है रेगुलेशन 49, इशूअर नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इफ नंबर ऑफ अलॉटीज इज लेस देन 1000, ठीक है। तो कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा अगर 1000 से लेस अलॉटीज का नंबर है। तो अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स सिक्योरिटी शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट एंटीगर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम पॉइंट में ला रहे हो, तो राउंड ऑफ करना है, इसमें ये बता रखा है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज नॉट अलॉटेड, ठीक है। मान लो किसी ने आईपीओ सब्सक्राइब करा था पर उसको अलॉट नहीं हुए हैं तो फिर रिफंड कर देना चाहिए विद इन 4 days के अंदर। अगर नहीं करा तो फिर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% की रेट से इन्वेस्टर्स को। 8 पॉइंट में बता रखा ऑल ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज बाय promoter group between date of filing of offer document and date of closure of issue shall be reported to stock exchange within 24 hours, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सिक्योरिटीज में बाय प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप बिटवीन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, जिस दिन कंपनी ने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा है, जिस दिन क्लोजर ऑफ इशू था, उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सिक्योरिटीज़ को वो विद इन 24 आवर्स स्टॉक एक्सचेंज को बताने हैं, ठीक है। नॉट इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट ESOP बिटवीन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। जिस दिन कंपनी ने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करा और जिस दिन सिक्योरिटीज लिस्ट हुई उसके बीच में भैया कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं हो सकती एक्सेप्ट ESOP, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन तो ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन ऑब्वियसली अपन ने देख ही लिया। अंडर राइटर क्या करता है, वही अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड कम सप्लाई, ठीक है, तो उस बेसिस पर वो अपना 15% का मार्जिन रखता है, वो बेच देगा, ठीक है, और वो सेल कर देगा। अगर वो एकदम ही सब लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बाय कर लेगा। तो इसमें टाइम पीरियड बता रखा है स्टेबलाइजेशन प्रोसेस नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम ट्रेडिंग परमिशन, ठीक है।
तो इसमें टाइम पीरियड दे रखा और रजिस्टर मेंटेन करना फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ राइट्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्डर ओनली विद कंसेंट इन राइटिंग, यानी कि कंपनी क्या करिए, ऑल्टर करिए, चेंज करिए अपने सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स, तो उसको कौन अप्रूव करेगा, कम से कम 75% जो उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के होल्डर हैं वो कम से कम 75% लोग अप्रूव करेंगे, तभी कंपनी ऑल्टरेशन चेंज कर सकती है राइट्स अपने सिक्योरिटी होल्डर के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। ये अपना आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब इस रेगुलेशन का आधा चैप्टर कंप्लीट होता है, वो था आईपीओ से रिलेटेड। अब आता है एफपीओ फॉर द पब्लिक ऑफर से रिलेटेड, ठीक है।